मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सदिश के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से एक है योग का त्रिभुज नियम। योग का त्रिभुज नियम। अब देखिए, जनरल तौर पर पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। आप जनरल जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, यह नियम है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा तो वह त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। जस्ट दूसरा बात, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। यदि दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से भी बड़ा हो गया तो वह त्रिभुज का रचना नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सदिश पढ़ रहे हैं। सदिश में ऐसा स्थिति नहीं होता है, बल्कि उसमें दो भुजा का योग तीसरे भुजा के बराबर होता है। तो वह केवल तभी होता है जब वह सदिश से रिलेटेड त्रिभुज हो, यानी सदिश यानी उसमें दिशा जरूर निरूपित किया हुआ रहे। तो ये जो आपको योग का जो त्रिभुज नियम लिखाया गया उसमें यही होता है कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। हालांकि वह लेंथ नहीं होता है, वह सिर्फ एक भुजा को डायरेक्टेड करता है, उसको शो करता है। देखिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कह रहा है कि यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं से निरूपित हो, यानी दो गो सदिश जो है किसी त्रिभुज के दो भुजा को निरूपित करता है, वो भी कैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा लगातार दिया हुआ रहे। कैसा? लगातार यानी क्रम से। दो सदिश के परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं से निरूपित हो, तो उसका योग मतलब वही जो दो गो भुजा आप क्रम से लिए हैं उसका योग परिमाण और दिशा में उस त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होती है। इसी का नाम है योग का त्रिभुज नियम। मतलब त्रिभुज में दो भुजा, दो क्रम से ले गई भुजा का योग उसके तीसरे भुजा जो उसके विपरीत दिशा को निरूपित करते हैं, विपरीत क्रम में ली गई है, उसके बराबर होता है। अब इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। देखो भाई, कल हम आपको बताए थे सह आदिम सदिश, याद होगा जरा सा। सह आदिम सदिश, ये सह आदिम क्या होता है? सह मन साथ, आदि मन शुरुआत, यानी एक बिंदु से शुरुआत करने वाला। तो यहां से देखो, ए बिंदु से हमारा दो सदिश शुरू हो रहा है, एक बी के तरफ गया है और एक सी के तरफ गया है। ये तो आप देख रहे हो, दोनों का दिशा अलग अलग है, कि इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो भुजा कौन कौन सा एक क्रम में लिया गया है। देखो, आपको ए से सी भी जा रहा है और ए से बी भी जा रहा है, लेकिन सी से देखिए तो इस तरफ सी बिंदु जहां से शुरू हुआ है, क्या वहां से कोई सदिश का शुरुआत होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सी यहाँ पर है तो इससे इस तरह से ये इस तरफ दिशा वाला नहीं दिया गया है कोई भुजा। लेकिन बी के तरफ देखो, ए से बी तरफ गया, बी से देखिए इस सदिश का शुरुआत हुआ है बीसी सदिश का, है कि नहीं? तो पहला क्रम हुआ ए से बी, दूसरा क्रम हुआ बी से सी। ये हुआ डायरेक्ट क्रम, दो लगातार क्रम। तो वही कह रहा है कि ए बी और बी सी इस दोनों का योग जो तीसरा बच गया भुजा उसके बराबर होता है। तीसरा भुजा हमारा है ए सी, तो इसीलिए हम लिखे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। समझ में आया? चलो एगो चित्र और बगल में बता करके आपको समझाते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तब उसके बाद इसमें और ऑब्जेक्टिव टाइप कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखो भाई, एक त्रिभुज अपने मन से हम ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर ले लिए।
ठीक है, पी क्यू आर ले लिए। तो इसका डायरेक्शन ये दिए, फिर इसका डायरेक्शन ये दिए, इसका डायरेक्शन ये दिए। देखिए कौन सा ऐसा इसमें भुजा है, दो भुजा का हम बात कर रहे हैं जो लगातार क्रम में दिया गया है। अब मान लिया जाए पी से कहिएगा, पी के बारे में, तो पी से देखो एक ठो क्यू शुरू हुआ है, बस पी से क्यू तक, उसके बाद क्यू से तो नहीं जा रहा है कोई। अच्छा क्यू से देखो, क्यू से कोई वो शुरू नहीं हो रहा है, क्यू से शुरू होने का मतलब क्यू से आर के तरफ जाता, क्यू से पी के तरफ जाता, क्यू से कुछ शुरू नहीं हो रहा है, पी से ए वो शुरू हो रहा है, पी से क्यू के तरफ जा रहा है। बट आर से देखो, आर का पोजीशन क्या है, आर से पी के तरफ भी जा रहा है और आर से क्यू के तरफ भी जा रहा है, लेकिन उसमें से आर से पी के तरफ और आर से क्यू के तरफ जो जा रहा है, उसमें से कौन सा भुजा है जो लगातार उस क्रम को मेंटेन कर रहा है। उस क्रम को मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि जहां से उसका अंत हुआ वहां से एक अगला सदिश आगे की तरफ बढ़ गया। जैसे देखो यहां से पी से सॉरी आर से पी के तरफ एक रेखा गया और आर से क्यू के तरफ एक रेखा गया। तो अब आपको ये देखना है कि पी और क्यू में से कौन सा भुजा ऐसा है जहां से एक, पी और क्यू में से कौन सा बिंदु ऐसा है जहां से एक और भुजा का शुरुआत हुआ। तो आप कहिएगा पी से क्यू के तरफ हुआ। क्या क्यू से पी के तरफ भी हो रहा है? नहीं हो रहा है, पी से क्यू के तरफ हो रहा है। तो ये जो क्रम हुआ है ये ऐसे हुआ, आर से पी और पी से क्यू। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे आर पी प्लस पी क्यू बराबर, अब विपरीत क्रम वाला जो एक वो है बराबर आर क्यू। क्यू आर मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसका एक और नाम देते हैं हम, नाम दे दिए ओ, यहां नाम दे दिए ए, यहां नाम दे दिए बी, ध्यान देंगे जैसे हम इंडिकेट करेंगे वैसे आपको समझाएंगे। देखो ओ से ए तरफ, ए से बी तरफ, ये क्रम कंटिन्यू है। ओ से ए तरफ लास्ट हुआ, लेकिन ए से दूसरा फिर से शुरू हो गया। लेकिन उधर से जाइएगा तो ओ से बी तरफ है, लेकिन बी से कोई शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। ओ से ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। ये विपरीत क्रम हो गया। उम्मीद है ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो देख रहे हो ओ से ए के तरफ, ए से बी तरफ, तो ओ ए प्लस ए बी बराबर ये विपरीत क्रम ओ बी। इससे एक और आपको सूत्र अभी समझा देते हैं ताकि बाद में यदि हम लिखें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसी से एक सूत्र बन जाएगा। देखो यदि ए बी का मान आप निकालना चाहो, ए बी का मान निकालना चाहो तो ओ ए प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ बी घटा ओ ए। ठीक है, ओ बी घटा ओ ए। तो इससे आप एक चीज याद रखिएगा, ओ को यदि हम मूल बिंदु माने, जनरली ओ को मूल बिंदु मानते हैं तो हम लोग ऐसा सूत्र यूज करते हैं। तो ए बी का मान निकालना हो तो बाद में क्या लिखा हुआ है बी, और शुरू में क्या लिखा हुआ है ए, इसीलिए बी बाल ओ बी में ओ ए को घटा देना है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ऐसे हम लोग सूत्र लिखते हैं। मान लिया आज हम लोग पी क्यू का सूत्र लिखना चाहते हैं, तो बाद में क्या लिखा हुआ है क्यू, तो ओ क्यू में ओ पी को घटा देंगे। समझ में आया? चलो इसको और लिखते हैं। अभी इस पर अभी डिस्कस करना बाकी है। अभी एक जनरल फॉर्मूला आपको समझा रहे हैं जो आपको याद रखना है। मान लिया जाए हम ए बी का मान लिखना चाहते हैं, तो बाद में क्या लिखा हुआ है बी, तो ओ बी घटाओ, पहले ए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एल एम लिखना चाहते हैं तो बाद में एम है तो ओ एम घटा ओ एल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ और ले लेते हैं, मान लिया जाए पी एम लिखना चाहते हैं तो बाद में एम है तो ओ एम घटा ओ पी। समझ में आ गया। मान लिया जाए पी क्यू लिखना चाहते हैं तो बाद में क्यू है तो ओ क्यू घटा ओ पी।
मान लिया जाए हमको BC लिखना है, तो बाद में C है, तो OC घटा OB। उम्मीद है ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। इसको हम मिटाएंगे, क्योंकि ये मुख्य रूप से हम आपको योग का त्रिभुज नियम समझा रहे हैं, लेकिन ये सब भी यूज हो गया, इसीलिए आपको ये सब समझा दिए। मतलब आप सीधा सीधी याद रखना कि यदि हमको कोई भुजा का मान निकालना है सदिश के टर्म में, AB का मान निकालना है, तो बाद वाले मान को OB में पहले वाले मान को घटा देना है। यदि आप कहिएगा कि हम BA निकालना चाहते हैं सर, तो निकालो। BA में बाद में क्या लिखा हुआ A, तो ये लिखिएगा OA घटा OB। समझ में आ गया, OA घटा OB। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब इस पर और डिस्कस करते हैं। ये तो आप समझ गए त्रिभुज का क्रम। चलो एक और त्रिभुज को हम लेते हैं, उसका क्रम आपको बताना है। ये जैसे हम लिए, एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया और एक इस तरफ गया। नाम दे दिए ABC। देखो कैसा कैसा क्रम है। A से B गया और A से B गया, लेकिन B से C नहीं जा रहा है। A से B तक आया, अब B लास्ट हुआ, तो B से कोई सदिश का शुरुआत नहीं हो रहा है। A से अब इधर आते हैं, A से C गया, लेकिन C से भी एक सदिश B के तरफ गया, तो ये दोनों आपका क्रमबद्ध कहलाया। A से C और C से B, तो इसको लिखेंगे AC प्लस CB। ये क्रम जरूर लिखना है, तब ये उसका योग, बाकी जो बचा AB बराबर AB लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर इसको BA नहीं लिख सकते हैं, BA गलत हो जाएगा। क्रम देखो ना भाई, कहां से कहां तक, A से B के तरफ है ये क्रम, जो तीर जो घुमा हुआ है B के तरफ है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा A से B के तरफ। ठीक, चलो फाइनली इसी को फिर से समझा दें जो आपको लिखे हैं। ABC लिखा हुआ है, तो A से B के तरफ गया, B से B के बाद भी रुका नहीं, B से भी एक सदिश शुरू हो गया, B से C तरफ, तो AB प्लस BC बराबर विपरीत क्रम में AC को लिखे, AB प्लस BC बराबर AC। अब देखो इसको, और इसका क्या रूप हो सकता है, ये मेन रूप हुआ, ये हो गया मेन फॉर्म। अब इसका अदर फॉर्म और क्या हो सकता है, अदर फॉर्म ये हो सकता है, आपको हम कल एक चीज दिखाए थे, समझाए थे, आपको जरा से याद दिला दें। AB वेक्टर AB बराबर बोले थे -BA, बताए थे। यानी किसी वेक्टर के बदला विपरीत क्रम में लिखना हो तो लिख सकते हैं, बस उसके आगे का चिन्ह माइनस देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी AB प्लस BC यदि है, आप चाहते हो हम AC नहीं लिखेंगे, हम CA लिखेंगे, तो CA आप लिखो, शौक से लिखो, नो प्रॉब्लम, बट उसके आगे का चिन्ह क्या देना पड़ेगा, माइनस। और जब माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। समझ में आया। B से लास्ट हुआ, B से C से लास्ट हुआ, C से A, यानी लास्ट वाला जो है जस्ट अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए, जैसे A से B, फिर B से लास्ट हुआ तो B से शुरू हो गया, BC, फिर C से लास्ट हुआ, C से शुरू हो गया, CA। इस तरह से यदि क्रम हो तो उसका योग 0 होता है। क्यों होता है आपको समझा ही दिए, ये मेन याद रखिएगा, बस ऑटोमेटिक आपका सब बनते चला जाएगा। अच्छा, अब किसी का मन हुआ सर हम BA को उल्टा करना चाहते हैं, इसको भी उल्टा करना चाहते हैं, करो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम साइड में यहीं पर कर देते हैं, उसके बगल में, ताकि आपको सारा यहीं पर याद हो जाए। हम AB को उल्टा करना चाहते हैं, करो भाई BA करो, बस चिन्ह खाली माइनस दो। हम चाहते हैं BC को उल्टा करने, करो, शौक से करो, तो CB करो -CA। अब माइनस माइनस यदि कॉमन लेकर के कटा दीजिएगा तो ये BA प्लस CB बराबर CA हो जाएगा। समझ में आया। तो मेन ये आप याद रखो, उसी का ये सारा प्रोडक्ट है, ये सारा पहला प्रोडक्ट इसको मान लिए, दूसरा प्रोडक्ट मान लिए, ये तीसरा प्रोडक्ट मान लिए, ये बल्कि ये तीसरा प्रोडक्ट हुआ।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि योग का जो त्रिभुज नियम है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें विशेष समझाने का जरूरत नहीं, इसमें स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा डील करके समझाना पड़ा। चलिए आते हैं दूसरे में, योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज आप जानते हो, समांतर चतुर्भुज ये हुआ, दो भुजा समांतर, मतलब बल्कि दोनों जोड़ा आमने सामने का जो भुजा है वो समांतर हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये कोना कोनी वाला एक विकर्ण इधर भी होता है, तो विकर्ण भी आप जानते हो। तो इसमें आसन्न भुजा ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों आसन्न भुजा हुआ, एक साथ जो मौजूद रहे, यानी एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से बोल सकते हैं। तो इस दोनों का योग इसके विकर्ण के बराबर होता है। विकर्ण उस दोनों के बीच से जाना चाहिए। तो मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसका नाम यदि देंगे तो इसका और इसका योग उसके विकर्ण के बराबर होगा। इसमें भुजा का योग विकर्ण के बराबर होगा। और त्रिभुज में क्या था कि दो भुजा का योग, दो भुजा का सदिश क्रम का योग जो है वह तीसरे के बराबर होता है। इसमें दो भुजा का योग विकर्ण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित हो, ये दो आसन भुजा को निरूपित करता है सदिश, तो उसका योग परिमाण और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है। ये देख लो, हम आकृति में अच्छा से समझ में आएगा। ये देख लो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दिशा भाई ध्यान रखना, ए से एक भुजा का दिशा ए से बी के तरफ, दूसरे का भुजा का दिशा ए से डी के तरफ, और विकर्ण का भी ए से सी के तरफ होना चाहिए। मतलब तीनों का भुजा जो शुरुआत होगा वो ए से ही होगा। ये सह-आदिम सदिश के लिए पहला सह-आदिम ए हो गया, दूसरा सी हो गया, तीसरा बी, ये तीनों सह-आदिम होना चाहिए। तो उस स्थिति में है। तो यदि ऐसा दिया हुआ रहे तो दिए गए समांतर चतुर्भुज में योग नियम से इसका योग यानी ए बी प्लस ए डी, बी ए मत लिख दीजिएगा उसके बदला में, या डी ए मत लिख दीजिएगा, ए बी प्लस ए डी मेन हुआ। अब पढ़ने का तो अपना नियम है, जैसे मेन ये हुआ तो इसको हम लोग देखो बी ए भी लिखे हैं, सी बी भी लिखे हैं, लेकिन मेन ये याद रखिएगा, उससे बाकी सारा ऑटोमेटिक सॉल्व होते चला जाएगा। ठीक है, चलो खैर, तो इसमें ए से बी और ए से डी, तो ए बी प्लस ए डी, तो ये लिखे ए बी प्लस ए डी बराबर ए सी, यानी ए बी को माने थे हम लोग वेक्टर ए डी को माने थे वेक्टर बी और ए सी को माने थे वेक्टर सी। समझ में आ गया? चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कल डील किए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम समझाते हैं आपको। एक निरूपण बता देते हैं आपको। क्वेश्चन है 40 डिग्री उत्तर से या दक्षिण से 40 डिग्री पूर्व में, दक्षिण से 40 डिग्री पूर्व में 30 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। आलेखीय निरूपण करें। कुछ क्वेश्चंस लेना है, ध्यान से समझिएगा। आलेखीय निरूपण कर रहा है करने के लिए। देखो आलेखीय निरूपण कैसे किया जाता है यदि विस्थापन का बात हो तो आप जानते हो दिशा चार प्रकार का होता है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसको ऐसे हम लोग
इंडिकेट करेंगे, 4 दिशा दे दिए। चलो 4 दिशा हम दे दिए। अब पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण कहाँ लिखें? देखो इसका एक नियम होता है, आप लोग पहले समझ लो क्या नियम होता है। देखो जनरली तौर पर हम दिशा जानने के लिए जिस तरफ सूर्य उगता है उस तरफ आप मुड़ करके खड़ा हो जाओ, ठीक है। तो हम आपको खड़ा होकर के दिखाते हैं। मेरे हिसाब से जो सूर्य उगता है वो उस तरफ उगता है, तो जिधर आपका मुंह है वो हुआ पूरब, यानी उस दिशा में पूरब, और उसका उल्टा पश्चिम, तो ऊपर इधर पूरब और इधर पश्चिम हो जाएगा। मेरे हिसाब से बता रहे हैं, आगे पूरब पीछे पश्चिम। अब हाथ को हम फैलाते हैं इस तरह से, जिस तरफ हमारा दायां हाथ है, 2 से दायां 2 से दक्षिण, तो ये दायां है तो इधर दक्षिण, और यह दक्षिण का उल्टा उत्तर हो गया, ठीक है। ये जनरल रूल होता है, जनरल रूल आपको समझा है। अब इसको किताब कॉपी में कैसे दिखाएंगे? तो वो भी बहुत आसान है, जैसे आपको समझाए वही रूल। तो आप जिधर घूम करके बैठे हुए हो, मान लिया जाए हम कॉपी किताब लेकर के ऐसे खड़े हैं, या सॉरी बैठे हुए हैं, तो हमको यहाँ पर पूरा पश्चिम दिखाना है, तो हम इस तरह से लाइन दे देंगे, और जिस तरफ हम मुड़े हुए हैं उस पर पूरब दे दीजिए, उसका उल्टा पश्चिम, बाकी जो बचा दाहिना तरफ दक्षिण और बायां तरफ उत्तर। देखिए इसी में जैसे मान लिया जाए मेरा कॉपी ऐसे है, हम इस तरफ ही घूम करके बनाएंगे, सवाल तो ऐसे ही बनाएंगे। आप उम्मीद करते हैं हम समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है सारा चीज, ऐसे घूम के बनाएंगे। तो जिधर मेरा सर है तो उस तरफ वाला हम लोग पूरब दे देंगे ऐसे करके, और उसका उल्टा पश्चिम, और इधर दाहिना हाथ है तो इधर दक्षिण देंगे, तो ये हो गया उत्तर। अब आपको जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, तो कोई बात नहीं है, आप जहां पर बैठे हुए हो, जहां पर आप पढ़ रहे हो, ऐसे आकृति बना दो, और जहां आप पढ़ रहे हो उस हिसाब मान लिया जाए आपको लगता है कि नहीं इस दिशा में जो है पश्चिम है, आप जैसे बना लेते हैं पश्चिम लिखो, तो इसका मतलब उधर पूरब होगा, तो पूरब पश्चिम हो गया, तो इसका मतलब ऊपर पर, या जो भी आपको हो, जैसा भी आपको दिशा लगे उस हिसाब से आप अपने दिशा को इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ने लिखने वाला रूल में आपको ये बोलेंगे कि ऐसे लाइन दे दीजिए, जिधर घूमे हुए हैं उधर पूरब दीजिए, उसका उल्टा पश्चिम, चूंकि ये दाहिना हाथ है तो दाहिना हाथ तरफ दक्षिण, और जो बच गया उत्तर, ठीक। चलो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने हिसाब से डाल देना। अब समझते हैं क्या कहता है, दक्षिण से 40 डिग्री पूर्व। ये देखो कोण का तो मामला सब जानता है, ये 90 डिग्री, प्रत्येक चतुर्थांश में 90-90 डिग्री का कोण बनता है, ये तो क्लियर है। अच्छा हमको देखो कहां से कहां कह रहा है, इस पे केयर करें जरा सा। ये कह रहा है 40 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री पूर्व। दक्षिण देख रहे हो, पूर्व इसके इस तरफ है, यदि दक्षिण पश्चिम का था तो इस तरफ, तो दक्षिण से 40 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री है, तो मोटा मोटी 90 के बीच में 45 के थोड़ा सा पहले ये 40 डिग्री अंदाज लगा करके, या यदि आप स्केल वगैरह है, चांद वगैरह है, तो उससे भी आप 40 डिग्री का कोण बना देना ऐसे करके, और ऐसे देखो ये इस तरह से दे देना तीर, इससे ये पता चलता है दक्षिण से किधर जा रहा है, पूर्व के तरफ जा रहा है, इसलिए तीर उस तरफ एंगल है, ये ऐसा एंगल, ठीक है। अच्छा अब देखो कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सॉरी 30 किलोमीटर, तो 3 बिंदु लेंगे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, यही हो गया आपका इंडिकेशन। यहाँ पर लिख देंगे एक पैमाना बराबर, ये 3 बिंदु लिए हैं तो एक तो 10-10 करके लिए हैं, एक पैमाना 10 किलोमीटर का लिए, तब 3 पैमाना हमारा कितना पुड़ गया, 30 पुड़ गया। तो यहाँ पर आप 40 डिग्री लिख दो, और ये 30 किलोमीटर है, तो यह 30 किलोमीटर ऑटोमेटिक पूरा हो गया। इस पर 30 किलोमीटर लिख दो, यहाँ पर बीच में ओ बिंदु दे दो, यहाँ पर पॉइंट दे दो। समझ में आ गया कैसे इंडिकेट करना है? ये हो गया विस्थापन का इंडिकेशन।
उसे ही आपको दे सकता है। दक्षिण से पश्चिम बोलेगा तो इस तरफ दीजिएगा, उत्तर से पूर्व बोलेगा, उत्तर से पूर्व ऐसे दीजिएगा, उत्तर से पश्चिम ऐसे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। अब कुछ और क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपको हम एक चित्र देते हैं, उसमें सह आदिम पता लगाना है, दूसरा पता लगाना है समान का, और तीसरा पता लगाना है संरेख का। सह आदिम, समान और संरेख। हम एक आकृति बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। पहला ये चित्र दिया गया, आपको कह रहा है सह आदिम लिखें। सह आदिम माना क्या, जो एक ही बिंदु से शुरू होता है, तो सह आदिम सबसे ऐसे लिख देंगे, पहला नंबर सह आदिम ऐसे करके। अब देखो यहां से यदि हम बात करें तो यहां से तो सिर्फ एक को जा रहा है, तो ये तो अकेला हुआ, तो सह आदिम माना 7 होना चाहिए, 2 मिनिमम जरूर होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। अच्छा यहां से अब देखो एक बिंदु, यहां से देखो कौन कौन शुरू कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, बी कर रहा है, तीनों कर रहा है, तो सह आदिम हो गया बी सी डी, राइट है। चलो दूसरा कह रहा है समान। समान किसको कहते हैं, समान सदिश बताया था आपको, दिशा भी समान हो और लंबाई तो समान हो ही, परिमाण और दिशा दोनों समान हो तभी समान कहलाएगा। अच्छा देखो बी का बात करो तो बी में 1 2 3 गो आकार है, 3 छोटा छोटा आकार है, डी में भी वही है 1 2 3, तो बी और डी बराबर नहीं हुआ। बी और डी जो है परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा देखो ये जो रहा है नीचे जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यानी इसको ऐसा बोल सकते हो ये दूसरे दिशा में जा रहा है, ये दूसरे दिशा में, दिशा अलग अलग हो गया, तो बी और डी जो है समान नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि केवल परिमाण समान कहता तो बी और डी हो जाता, लेकिन ये समान सिर्फ कह रहा है, इसका मतलब परिमाण और दिशा दोनों समान, तो बी डी फेल। लेकिन एसी का पोजीशन देखो, ए भी ऊपर सी भी ऊपर, दोनों एक ही तरफ जा रहा है और दोनों में 2 पार्ट है, ए में भी 2 पार्ट है, सी में भी 2 पार्ट है, तो इसका समान हो गया ए और सी। तीसरा कह रहा है संरेख। कल समझाया था आपको संरेख। संरेख में क्या समझाया था आपको, क्रिया रेखा समान हो और या फिर समांतर हो। तो देखो सी और डी का क्रिया रेखा क्या है, क्या रेखा पर स्थित है, तो सी और डी तो होबे करेगा। बी भी होगा क्या, नहीं, देखो बी का क्रिया रेखा अलग हो जाता है, ये इस तरफ रेखा अलग हो गया, लेकिन सी और डी के समांतर में देखो आपका ए हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी और डी। समझ में आ गया। चलिए ये तो इस टाइप का वर्क कर लीजिएगा आप लोग, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है उसको हम डील करते हैं। देखिए कल एक संरेख का शर्त बताए थे, ए बराबर लैम्डा बी या फिर बी बराबर लैम्डा ए, ऐसा रहेगा तो दोनों संरेख हो जाएगा। तो यहाँ पर बी लैम्डा के जगह जैसे 2a है तो संरेख कहलाएगा, जैसे ए बराबर वेक्टर ए बराबर 3b तो संरेख कहलाएगा। लेकिन
ऐसा भी तो है, ये ए के बराबर है कि नहीं, ये भी ए के बराबर है। और इसमें यदि निगेटिव भी हो तो इस दोनों के बीच एक रिलेशन होता है ए बराबर लैम्डा ए, ठीक है। तो इस तरह से भी यदि ए और माइनस ए रेखा दो रेखा का सदिश दिया हुआ रहे तो ये दोनों संरेख कहलाता है, ठीक है। चलिए कुछ सत्य और सत्य टॉपिक्स पर है, उस पर डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ए और वेक्टर ए संरेख। आप सुनो सेवल, समझ में आ जाएगा। ए और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए संरेख है, आपको हम समझाए ही, दोनों संरेख होगा, दोनों लगभग समान है, सिर्फ दिशा में विपरीत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है। आप देखो, ये वाला सी और ये वाला डी संरेख तो है ना, एक ही क्रिया रेखा है, लेकिन सी का परिमाण देखो, सी में 2 घर बना हुआ है, डी का 3 घर बना हुआ है, तो परिमाण समान है? परिमाण तो समान नहीं है, भले ये संरेख है लेकिन परिमाण समान नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, तो गलत कह रहा है। तीसरा पढ़ते हैं, कहता है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। आप देखो, ये समान परिमाण वाले, ये देखो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। यहाँ देखो भाई, इसका B का परिमाण 3 है और D का भी परिमाण 3 है, लेकिन क्या ये संरेख है? नहीं, संरेख। संरेख के लिए क्या बताए थे? क्रिया रेखा एक के होना चाहिए या फिर एक ही रेखा के समांतर होना चाहिए। ये देखो, ये कहाँ समांतर है? D इस तरफ है, ये इस तरफ है, समांतर नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि समान परिमाण होने के बावजूद भी दो सदिश संरेख होंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ये तीसरा कथन भी गलत हो गया। चौथा कथन है समान परिमाण वाले, ध्यान से समझिएगा, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण कर रहा है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश। अब देखो, जैसे ये ध्यान देना भाई, ए और सी दोनों का परिमाण भी समान है, दोनों संरेख भी है, दोनों बराबर भी है। लेकिन हम ऐसा कर दें, मान लिया जाए, ये तो पिछला क्वेश्चन है लेकिन आपको समझने के लिए मान लिया जाए साथी। अब देखो तो ए और सी बराबर है, संरेख भी है, ए का परिमाण और सी का परिमाण बराबर है ना, और जब समांतर है तो संरेख भी हो गया। लेकिन क्या दोनों बराबर है? बराबर के लिए क्या शर्त होना चाहिए? परिमाण और दिशा दोनों समान हो। इसका परिमाण जो, इसका दिशा ऊपर है, इसका दिशा नीचे है, तो दिशा उल्टा हो गया। तो इसका मतलब यही है कि दो सदिश संरेख हो और उसका परिमाण भी समान हो, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह समान होवे करेगा, ठीक है। तो अंतिम कथन भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग 10.1 कल के लिए पूरा कर लीजिएगा। 10.1 का आपको एक चीज बता दें कि अब हम लोग जो है सेकेंड बुक में आ गए हैं, सेकेंड बुक शुरुआत कर रहे हैं। तो NCERT का आप लोग सेकेंड बुक उपलब्ध करा लीजिएगा, उसका 10.1 आप लोग बना लीजिएगा। बहुत ही आसान है। इसमें जो है अदिश और सदिश कौन कौन है वो छांटने के लिए कह रहा है, तो वो आप लोग छांट लेना अपने से, ठीक है। तो 10.1 पर आप लोग अच्छे से वर्क कर लीजिएगा। कल हम लोग कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।